नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th के भूगोल। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन अर्थात भूमि संसाधन। इस वीडियो में इस चैप्टर के A to Z क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे। यदि आप इस वीडियो को बार बार देखते हैं तो कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं को कहा जाता है। तो प्राकृतिक प्रदत्त अर्थात प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। भूमि किस प्रकार का संसाधन है? तो भूमि को प्राकृतिक संसाधन, मौलिक संसाधन, सीमित संसाधन एवं नवीकरणीय संसाधन के नाम से भी जाना जाता है। भूमि के भौतिक स्वरूप बताएं। तो भूमि के भौतिक स्वरूप अर्थात भूमि किन किन रूपों में पाई जाती है? तो पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि, घाटियाँ इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग मैदान है? तो 43% भाग पर मैदान है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र हैं? तो 30% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कुल भूमि का कितने प्रतिशत भाग पर पठार है? तो 27% भाग पर पठार है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत क्या कहलाती है? तो मृदा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है उसी को मृदा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गुणवत्ता के आधार पर भारत की मृदाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत की मृदा को 6 भागों में बांटा गया है गुणवत्ता के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत का उत्तरी मैदान किस मृदा से निर्मित है? तो जलोढ़ मृदा से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जलोढ़ निर्मित उत्तरी मैदान का निर्माण किन नदी प्रणालियों से हुआ है? तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियों से भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में कितने क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली है? मतलब जलोढ़ मृदा का विस्तार बताएं। तो लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर भारत की जो है जलोढ़ मृदा का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जलोढ़ मृदा का रंग कैसा होता है? तो जलोढ़ मृदा का रंग धुंधला से लेकर के लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, एक पुरानी जलोढ़ मृदा और एक नवीन जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है क्योंकि इसमें कंकड़ बजरी की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है क्योंकि इसमें महीन कण बालू मृतिका का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जलोढ़ मृदा में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है किंतु नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी रहती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जलोढ़ मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो जलोढ़ मृदा जो है गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन आदि फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि उत्तरी बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो दियारा भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि यह किस फसल के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? जो दियारा भूमि है किस फसल के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? तो मक्का के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि काली मृदा किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए काली मृदा क्या है? प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि काली मृदा का रंग काला क्यों होता है? तो काली मृदा का रंग काला एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? मतलब काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो काली कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। इसका स्थानीय नाम रेगुर है। जहाँ पर ये पाई जाती है वहाँ इसे रेगुर के नाम से लोग पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में इसका विस्तार कितना है? तो काली मृदा का विस्तार जलोढ़ मृदा के ठीक बराबर है अर्थात 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर काली मृदा भी पाई जाती है। काली मृदा किन किन राज्यों में पाई जाती है? तो काली मृदा पाई जाती है दक्कन के लावा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि काली मृदा की मुख्य विशेषता क्या है? तो काली मृदा की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। इस क्वेश्चन नंबर 26 है कि इनमें किन तत्वों की प्रधानता होती है? काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे
तत्वों की प्रधानता होती है, किंतु फास्फोरस की इसमें कमी होती है। लाल एवं पीली मृदा का विस्तार किन क्षेत्रों में है? तो लाल और पीली मृदा का विस्तार जो है प्रायद्वीपीय पठार, रवेदार एवं आग्नेय चट्टानों द्वारा हुआ है। लाल एवं पीली मृदा का विस्तार किन क्षेत्रों में हुआ है? तो प्रायद्वीपीय पठार, रवेदार एवं आग्नेय चट्टानों द्वारा 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है, जिधर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि इस मृदा का रंग लाल क्यों होता है? लाल और पीली मृदा का रंग लाल क्यों होता है? तो लोहांश की मात्रा के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में कितने क्षेत्र में इसका विस्तार है? तो 7.2 करोड़ हेक्टेयर में। मतलब कि लाल एवं पीली मृदा का विस्तार भारत में सबसे अधिक है, 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाई जाती है लाल एवं पीली मृदा। क्वेश्चन नंबर 30 है लाल या पीली मृदा का विस्तार क्षेत्र बताएं कि किन किन राज्यों में यह पाई जाती है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, इसके बाद दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार एवं मेघालय पठार में लाल एवं पीली मृदा पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि लेटराइट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लेटराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में लेटराइट मृदा का विस्तार कितने भूभाग पर है? तो लेटराइट मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि इसका रंग लाल क्यों होता है? तो इसका रंग एल्युमिनियम एवं लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि लेटराइट मृदा का विस्तार क्षेत्र बताएं। लेटराइट मृदा किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, किन राज्यों में पाई जाती है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं असम के राज्यों में, असम के पहाड़ियों में लेटराइट मृदा का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि लेटराइट मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो लेटराइट मृदा में काजू, चाय और कहवा के फसल उगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? तो मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार क्षेत्र बताएं। तो मरुस्थलीय मृदा पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि इनमें कौन सी फसल उगाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा में कपास, चावल, गेहूं उगाई जाती है, लेकिन सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो तब। क्वेश्चन नंबर 39 है कि पर्वतीय मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो पर्वतीय मृदा में फल, चावल, आलू की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भूभाग के प्रमुख कारक भू उपयोग के प्रमुख कारक बताएं। तो भू उपयोग के प्रमुख 2 कारक हैं, भौतिक एवं मानवीय कारक। इन 2 आधार पर भूमि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, चलिए, कि कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो 54%। क्वेश्चन नंबर 42 है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पंजाब एवं हरियाणा में अत्यधिक भूमि जोते जाने लायक जो है, मतलब कि कृषि के योग्य है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र की दृष्टि से पंजाब और हरियाणा जो है आगे है। यहाँ 80% भूभाग पर कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि कुल भूमि का सबसे कम क्षेत्र में खेती होती है। कहाँ पर सबसे कम क्षेत्र में खेती होती है? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% भाग पर ही खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का विस्तार आवश्यक है? तो 33% भाग पर वन का विस्तार आवश्यक है। भारत में मात्र 20% भाग पर ही वन का विस्तार है, अतः भारत वन की दृष्टि से काफी विपन्न देश है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि राष्ट्रीय वन नीति कब बनाया गया? तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 46 है कि मृदा को अपने स्थान से विविध
क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो भूक्षरण। अर्थात कोई पूछे कि भूक्षरण किसे कहते हैं, तो मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है? भूक्षरण। भूक्षरण के प्राकृतिक कारक बताएं कि किन किन कारणों से भूमि का क्षरण होता है? तो प्रवाहित जल, पवन, हिमानी, सामुद्रिक लहरें, गुरुत्व बल, अतिवृष्टि मतलब अधिक वर्षा, अनावृष्टि मतलब कम वर्षा, इन कारकों से होता है भूक्षरण। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भूमि निम्नीकरण के मानवीय कारक बताएं। भूमि का नुकसान किन मानवीय कारकों से होता है? तो वनोन्मूलन, वनों की कटाई के कारण, अति पशुचारण के कारण, खनन, रासायनों के अत्यधिक उपयोग के कारण जो होता है भूमि का निम्नीकरण होता है, मतलब भूमि की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि खनन से किस राज्य में भूमि निम्नीकरण हुआ है? तो खनन से, खुदाई से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की भूमि का निम्नीकरण हुआ है, उसकी गुणवत्ता में कमी आई है। वनों उन्मूलन के कारण कौन सा राज्य भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ है? तो उड़ीसा। उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण हुआ है वनों उन्मूलन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है कि अति पशुचारण मतलब अधिक पशुचारण के कारण किस राज्य की भूमि प्रभावित हुई है? तो गुजरात। अति पशुचारण के कारण गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की भूमि प्रभावित हुई है, अर्थात वहाँ भूमि निम्नीकरण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि अधिक सिंचाई से किस राज्य में भूमि निम्नीकरण हुआ है? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हुआ है। और इस समस्या को कहा जाता है जलाक्रांतता। यदि अधिक सिंचाई कर दिया जाए किसी भूमि में तो उसकी भी गुणवत्ता समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है। इस समस्या को जलाक्रांतता कहा जाता है, इंग्लिश में इसे वाटर लॉजिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि भूमि संरक्षण के उपाय बताएं। भूमि का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? तो फसल चक्रण द्वारा और समोच्च जुताई द्वारा, पट्टिका कृषि द्वारा, रसायनों के उचित उपयोग और जैविक खाद, वृक्षारोपण आदि के द्वारा भूमि का संरक्षण अर्थात भूमि की रक्षा की जा सकती है। तिलहन और दलहन के खेती से होता है। तिलहन और दलहन की खेती से क्या होता है? तो भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। उत्तराखंड में सोपानी कृषि पद्धति प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंड्रीन है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि समोच्च जुताई पद्धति किस क्षेत्र में अपनाई जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि पट्टिका कृषि पद्धति कैसे क्षेत्रों में श्रेयस्कर है? तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है पट्टिका कृषि पद्धति। क्वेश्चन नंबर 59 है कि किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण एवं भूमि के संरक्षण हेतु जरूरी है तो वृक्षारोपण। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आप लोग को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बुक से मिला सकते हैं कि क्या कोई क्वेश्चन अगर छूट गया है तो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं, लेकिन मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि मैं इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ करके एक एक क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड किया हूँ। धन्यवाद।